नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यूपी सरकार को फटकार। देखेंगे वक्फ संशोधन बिल पास कराने को लेकर एनडीए सरकार है कितनी गंभीर। बात करेंगे मोहम्मद यूनुस के विवादित बयान की। बात करेंगे पादरी बजिंदर सिंह को हुई सजा पर भी। जानेंगे क्यों लगी भाजपा के तेज तर्रार स्टेट प्रेसिडेंट के इस्तीफे की अटकलें। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे रतन टाटा की करोड़ों की जायदाद बांटने में क्यों लगेंगे 6 महीने। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, 17 मजदूरों की जलकर हुई मौत। राजस्थान के ब्यावर जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में हुई गैस लीक, मालिक समेत 30 की मौत, 50 से ज्यादा बीमार। राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं, पीएम मोदी की रिटायरमेंट चर्चा के बीच अपनी संभावनाओं पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अकोला में खारा पानी पीने से फेल हो रही लोगों की किडनी, 60 से ज्यादा गांवों में सैकड़ों बीमार। बिहार के सुपौल में मेले में झूले पर रीलबाजी के चक्कर में हादसा, बैलेंस बिगड़ा और 50 फीट नीचे आ गिरा युवक, बाल बाल बची जान। मध्य प्रदेश में आज से उज्जैन समेत धार्मिक महत्व वाले 19 स्थानों पर शराबबंदी हुई लागू। झारखंड के साहिबगंज में आपस में टकराई 2 मालगाड़ियां, लदे कोयले में लग गई आग, 3 की मौत। सेंसेक्स में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1390 अंक नीचे 76,024 पर बंद। रियल्टी और आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा टूटे। इमरान खान दूसरी बार नोबेल पीस प्राइज के लिए हुए नॉमिनेट, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए हुआ नामांकन। हेड टू हेड में पंजाब पर भारी है लखनऊ, आज एकाना स्टेडियम में सामना, दोनों टीमों ने अपना पिछला आईपीएल मैच जीता। इंडियाज गॉट लैटेंट विवाद में रणवीर इलाहाबादिया को नहीं मिलेगा पासपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रैवल की परमिशन दी तो जांच पर होगा असर। ये तो थी हेडलाइंस, अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अपनाए हुए है। प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त करने के मामले में मंगलवार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। कोर्ट ने कहा कि घर ध्वस्त करने की ये मनमानी प्रक्रिया नागरिक अधिकारों का असंवेदनशील तरीके से हनन भी है। कोर्ट ने कहा कि ये हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है और राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है। इस सिलसिले में नोटिस और अन्य समुचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है जिसका पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से तोड़फोड़ की गई उस अमानवीय और गैरकानूनी कार्यवाही की वजह से मुआवजा लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्यवाही पूरी तरह से अवैध थी और आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से तोड़फोड़ करना प्रयागराज विकास प्राधिकरण की असंवेदनशीलता दर्शाता है। इसी मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां ने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनको एक्शन से पहले कोई नोटिस नहीं मिला, यहां तक कि नोटिस भेजने के 24 घंटे के भीतर ही बुलडोजर चला दिया गया। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक साल 2021 में पहले 1 मार्च को उन्हें नोटिस जारी किया गया था, उन्हें 6 मार्च को नोटिस मिला, फिर अगले ही दिन 7 मार्च को मकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। देश भर में तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र की एनडीए सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश किया जाएगा।
संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को ये बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसे विपक्ष के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज दिया गया था। संसदीय समिति में कुल 44 संशोधन पेश किए, जिसमें करीब 14 संशोधन जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने स्वीकार कर लिए। संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। अब देखना यह है कि क्या सरकार वास्तव में इस बिल को पास कराना चाहती है। आमतौर पर एनडीए के दलों में अगर वक्फ बिल को लेकर कोई मतभेद नहीं होता है तो सरकार संसद से बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू हो या टीडीपी, दोनों ही पार्टियों का बेस मुस्लिम समुदाय के बीच ठीक ठाक रहा है। इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों ही पार्टियां आंख मूंद कर सरकार को समर्थन देगी। राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार की माने तो ये दोनों ही पार्टियां इस बिल को लेकर सौदेबाजी करेंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार इफ्तार पार्टियों में और ईद के मौके पर जिस तरह अल्पसंख्यक समुदाय के साथ दिखे हैं, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जेडीयू के एक एलएलसी ने खुलकर इस बिल का विरोध किया है। इसे देखते हुए ये कहना मुश्किल लगता है कि वक्फ बिल पर नीतीश कुमार आसानी से मान जाएंगे। उधर रमजान की शुभकामनाएं देते हुए टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने भी मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। मतलब साफ है कि नायडू के लिए भी वक्फ बिल पर आंख मूंद कर समर्थन देना आसान नहीं होने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के भारत के बारे में खतरनाक इरादे उनके बीजिंग दौरे से साफ हो गए हैं। चीनी दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में यूनुस की नफरत भारत के प्रति खुलकर सामने आई है। उन्होंने पूर्वोत्तर के 7 भारतीय राज्यों को लैंड लॉक्ड यानी जमीन से घिरा हुआ बताया है और इस आधार पर बांग्लादेश को इस क्षेत्र का हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक घोषित कर दिया। उनकी ये टिप्पणियां विशेषज्ञों के लिए चौंकाने वाली है और भारत के लिए चिंता का कारण बन सकती है। बिना सिकरी, जो भारत की पूर्व उच्चायुक्त रह चुकी हैं, बता दें कि उन्होंने मोहम्मद यूनुस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर भारत का अहम हिस्सा है और यूनुस को ऐसा बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। बात करते हुए सिकरी ने कहा कि यूनुस का बयान बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि यूनुस जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है और भारत और बांग्लादेश के बीच पूर्वोत्तर भारत से बंगाल की खाड़ी तक पहुंच को लेकर बहुत करीबी चर्चा हो चुकी है और इस पर औपचारिक समझौते भी हो चुके हैं। पूर्व राजदूत ने बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह पूर्वोत्तर भारत को कनेक्टिविटी अधिकार देने में रुचि नहीं रखता है तो वह बदले में नदी तट के अधिकार की उम्मीद नहीं कर सकता। बांग्लादेश को ये स्पष्ट पता होना चाहिए और उन्हें इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने भारत से इस बयान की निंदा करने की मांग की। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने यूनुस के बयान को चिंताजनक बताते हुए कहा कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान मिलकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए भारत को दबाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत को चाहिए कि वह बांग्लादेश के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, जिससे बांग्लादेश की समुद्री पहुंच कट जाएगी। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के समय भारत की चूक की और भी ध्यान दिलाया। यशु वाले स्वघोषित पादरी बजिंदर को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दुष्कर्म, 323 चोट पहुंचाने के लिए सजा और 506 आपराधिक धमकी के तहत दोषी ठहराया था। इस मामले में पीड़िता ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह यानी बजिंदर एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी यही अपराध करेगा, इसीलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे। आज बहुत सी लड़कियों की जीत हुई है। मैं पंजाब के डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर हमले की संभावना है। पीड़िता के पति ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हमने इस केस के लिए 7 साल का संघर्ष किया। वह अदालत को गुमराह करता रहा और विदेश यात्राएं करता था, जबकि अदालत के आदेश उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते थे।
मुझ पर फर्जी एफआईआर दर्ज की गई, हम पर हमला किया गया। उन्होंने आगे बताया कि मैंने 6 महीने जेल में बिताए और फिर मैंने उसे सजा दिलवाने की ठानी। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था, मैं चाहता था कि उसे कड़ी सजा मिले। 6 आरोपी थे, उनमें से 5 पर केस खारिज हो चुका है और पादरी बजिंदर को दोषी करार दिया गया है। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। पीड़िता के वकील अनिल सागर ने मामले में अंतिम सुनवाई वाले दिन अदालत से बजिंदर के लिए सख्त सजा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मामले की परिस्थितियों के आधार पर दुष्कर्म के अपराध के लिए 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान है। इस मामले में मैं अदालत से दोषी बजिंदर के लिए उच्चतम सजा की मांग करता हूं, क्योंकि ये व्यक्ति धर्म के नाम पर लोगों को बहकाता था। उसे सख्त सजा देना जरूरी है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इस तरह के अपराध का सामना करने वाली लड़कियां सामने आएंगी और अत्याचारों के बारे में बताएंगी। मामला साल 2018 का है, जब जीरकपुर की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि बजिंदर ने उसे विदेश में सेटल कराने के बहाने उसका यौन शोषण किया। इस मामले में बजिंदर जमानत पर बाहर था। जब ये घटना हुई थी उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी, इसीलिए मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। तमिलनाडु की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा हलचल होने जा रही है। जी हां, संभावना जताई जा रही है कि तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई कुप्पुस्वामी जल्द ही अपना पद छोड़ सकते हैं। यह भी संभावना जताई जा रही है कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच गठबंधन हो सकता है। बताया जा रहा है कि भाजपा और AIADMK के बीच साल 2023 में आई दरार की वजह अन्नामलाई ही थे। तमिलनाडु की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी हलचल होने जा रही है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि अन्नामलाई कभी भी अपना पद छोड़ सकते हैं। दरअसल अन्नामलाई से उनका पद किसी सजा के तौर पर नहीं छीना जा रहा है। भाजपा जातिगत समीकरणों को साधने के लिए ऐसा फैसला ले रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा चुनाव से पहले AIADMK के साथ जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कारण से अन्नामलाई को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगर भाजपा और AIADMK साल 2026 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो दोनों पार्टी के प्रमुख नेता अन्नामलाई और एडापादी के पलानी स्वामी एक ही समुदाय के हो जाएंगे। ये दोनों नेता पश्चिमी कोंगू इलाके से आते हैं, जहां गोंडर समुदाय का अधिक दबदबा है। ऐसे में भाजपा किसी दूसरे प्रभावशाली समुदाय को पार्टी की कमान सौंप सकती है। पार्टी अन्य समुदायों में भी अपना दबदबा बढ़ाना चाहती है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। रतन टाटा के गुजरने के बाद से ही उनकी जायदाद लगातार सुर्खियों में है। रतन टाटा की संपत्ति में टाटा सन्स के शेयर समेत कई बड़ी प्रॉपर्टीज शामिल है। खबरों की माने तो रतन टाटा की इच्छा थी कि करीबी दोस्तों, पालतू जानवरों, परिवार के लोगों और कर्मचारियों के बीच उनकी संपत्ति का बंटवारा किया जाए। बता दें कि रतन टाटा ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद टाटा एम्पायर खड़ा किया था। उनकी कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपए है। तो चलिए जानते हैं कि रतन टाटा की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। करोड़ों की संपत्ति में किसे कितना हिस्सा मिलने वाला है। बता दें कि रतन टाटा ने अपनी 3,800 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रत्न टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट को दिया है। इन पैसों का इस्तेमाल धर्म और समाज सेवा के लिए किया जाएगा। खबरों की माने तो रतन टाटा ने 23 फरवरी 2022 को अपनी वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी सौतेली बहनों शिरीन जीजी भोई और दीना जीजी भोई को दे दिया है, जिसमें FD स्टॉक और 800 करोड़ रुपए की कीमती वस्तुएं शामिल है। उनके 82 वर्षीय भाई भी निजी नवल टाटा को भी संपत्ति का कुछ हिस्सा जैसे जुहू बंगले का हिस्सा, चांदी के सामान और कुछ आभूषण मिलेंगे। रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग टाटा समूह की पूर्व कर्मचारी मोहिनी दत्ता को भी दिया है।
मोहिनी को टाटा का करीबी दोस्त कहा जाता है। साथ ही रतन टाटा के करीबी रहने वाले महती और मिस्त्री को टाटा की अलीबाग की संपत्ति और 3 बंदूकें मिली है। इसमें 25 बोर की पिस्तौल भी शामिल है। बता दें कि रतन टाटा की 3,800 करोड़ रुपए की संपत्ति बांटने में लगभग 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। उन्होंने संपत्ति की प्रोबेट के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। प्रोबेट एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें संपत्ति को कोर्ट द्वारा मान्य किया जाता है, तब जाकर संपत्ति वितरित करने की अनुमति मिलती है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए बने रहिए DVN TV के साथ।